Hello dear students, मेरा नाम डॉक्टर तुषार माथुर है and I'll be your faculty for the preventive and social medicine. 2-3 मिनट लगेंगे, कम से कम 100 क्रॉस होंगे। ठीक है। गुड इवनिंग बोलेंगे। So students, audio और video आप लोगों के लिए completely comfortable है? Is there anything or any problem with the audio or video? If there is any problem, you guys can comment in the comment section और आप लोग update कर सकते हैं यहाँ पे लिख के. And soon we'll start the class when the rest of the students will join. हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे अभी बाकी के स्टूडेंट्स जब ज्वाइन कर लें. So, good evening everyone. मेरा नाम डॉक्टर तुषार माथुर and I'll be your faculty for the preventive and social medicine, also known as community medicine. मैं आप लोगों को preventive और social medicine PSM या community medicine पढ़ाऊंगा. देखिए इस क्लास में मेरा मेन गोल रहेगा आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन करना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इज आवर मेन प्रायोरिटी. हम लोग पढ़ लेते हैं, वी नो द थ्योरीज, हम लोग थ्योरीज को एडजस्ट भी कर लेते हैं, बट आवर मेन प्रायोरिटी रिमेन्स ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स. भाई आप मगअप कर रहे हो, यू आर ग्रेस्पिंग द इन्फॉर्मेशन, बट जब वो इन्फॉर्मेशन आप यूज ही नहीं कर रहे एक प्रॉपर वे में, आपको पता ही नहीं कि उसको जिस एग्जामिनेशन रूम में आप बैठे हो उसको यूज कैसे करना है, तो इट इज ऑफ नो यूज. ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज इज ऑफ नो यूज, बट we should know how to apply the knowledge. हमें पता होना चाहिए कि नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है एग्जामिनेशन रूम में. So we'll start by solving the questions. Our first question is, percentage of available chlorine in the bleaching powder. अवेलेबल, अब देखिए हम जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो यूज करा जाता है उसके अंदर क्लोरीन होता है. क्लोरीन क्यों? क्योंकि ब्लीच के साथ साथ जो रिमेनिंग कलर सेगमेंट्स हैं या पार्टिकल सेगमेंट्स हैं वो उनको रिमूव कर दे. तो अगर इसका आंसर मैं आप लोगों को अपडेट करूं तो इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 33% ऑफ द क्लोरीन इज अवेलेबल. उससे ज्यादा अगर क्लोरीन की मात्रा होती है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारे जो भी एलिमेंट के ऊपर या जिस भी सब्सटेंस के ऊपर यूज किया जा रहा है उसको डैमेज कर सकता है, उसके अंदर के पर पार्टिकल्स को इरेडिकेट कर सकता है. इफ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ड्रिंकिंग वाटर व्हाट इज द एडमिसेबल अमाउंट ऑफ इकोलाई. तो आप खुद सोचिए कि देखिए इकोलाई, एस्केरिशिया कोलाई इज एन इन्फेक्टिव एजेंट, और ये इन्फेक्टिव एजेंट का मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन यूजुअली हमारा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है. अब अगर एक भी हमारे पास कॉलोनी डेवलप हो रही है इकोलाई की और वो हमारी बावल वॉल को क्रॉस कर जाती है तो इट विल बिकम एन इन्फेक्शियस एजेंट. और अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट एक कॉलोनी भी हमारे को आगे जाके ब्लड बॉर्न, उसको सारे न्यूट्रिशंस वगैरह अगर मिल रहे हैं, अगर उसको ब्लड बॉर्न न्यूट्रिशंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर यूज ही क्या है उसका. भाई इकोलाई अगर एक बार बॉडी के अंदर गया और ब्लड, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये हमारी बावल है, इंटेस्टाइन जो होती है, ये इंटेस्टाइन की लेयर्स है. हम लोगों ने यहां से फूड कंज्यूम करा और इसमें इकोलाई की एक भी कॉलोनी आ गई और इंटेस्टाइनल बैरियर को अगर उसने क्रॉस कर दिया तो देन इट विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम, पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा. पोर्टल सर्कुलेशन से एंटर करके इट विल गो इनटू द लिवर. और देखिए पोर्टल सर्कुलेशन में जब वो ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड के अंदर इट विल गेट द न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन हो गई, न्यूट्रिशंस हो गए, शुगर हो गई, क्योंकि आवर ब्लड इज आल्सो अ कंटेंट फॉर शुगर. और एक बैक्टीरिया किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट को एक्सेप्ट वायरस, ग्रोथ फैक्टर सबसे अच्छा क्या होता है? शुगर कंपोनेंट, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई. अगर ये एरोब है और एनारोबिक है तो भी वो मैनेज कर जाता है. अब तो फिर ये यहाँ पे तो अपनी कॉलोनीज, मल्टीपल कॉलोनीज डेवलप करना चालू कर देगा, और जब ये मल्टीपल कॉलोनीज डेवलप करेगा तो फिर हमें इकोलाई के इन्फेक्शंस आने चालू हो जाएंगे. सेम हैपेंस विद द यूरिनरी ट्रैक्ट. अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ये मेरा ब्लैडर है, ये हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के अंदर या फिर यूटीआई के थ्रू कहीं से भी एस्केरिशिया कोलाई अगर एंटर कर जाता है तो एस्केरिशिया कोलाई एंटर करते ही यहां से परफ्यूज होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा. ब्लड स्ट्रीम या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करते ही
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जैसे ही कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट एंटर करेगा वो अपनी कॉलोनीज को डेवलप करना ग्रो कर देगा। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि क्रूशियल टाइम क्या होता है। मैं यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, क्रूशियल टाइम। तो क्रूशियल टाइम जो मेरा रहता है दैट इज 4 आवर्स। दिस इज कंसिडर्ड कि भाई कॉलोनी एक इन्फेक्टिव एजेंट को अपनी कॉलोनी डेवलप करने में जो टाइम लगता है, इन्फेक्टिव कॉलोनी डेवलप करने में जो टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूशियल टाइम। और 6 आवर्स जो आता है वो मेरे पास गोल्डन पीरियड आता है, दैट इज अ गोल्डन पीरियड, कि इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर हम लोग अगर एंटीबायोटिक मैनेजमेंट कर देते हैं तो वो कॉलोनी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज देयर एनी डाउट? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो मिनिमम एयर स्पेस अवेलेबल फॉर ईच वर्कर पर इंडियन फैक्ट्रीज। अब पीएसएम में ये मिनिमम एयर स्पेस रखा गया था कि एक वर्कर के लिए मिनिमम एयर स्पेस कितना अवेलेबल होना चाहिए। तो आप सोचे कि एयर स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है? एयर स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है? एयर स्पेस की रिक्वायरमेंट है कि भाई देयर शुड बी प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, और जो गैसेस एक्सहेल हो रही हैं बॉडी से, भले ही वो नाइट्रोजनस गैस हो या फिर वो फ्लैटस के फॉर्म में हो या फिर वो एक्सहेल्ड एयर हो हमारे माउथ से, वो अक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो यहाँ पे जो हमारे को पीएसएम में आंसर मिलता है दैट आंसर इज 300। अब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन फोकस दिस वर्ड, हमेशा ध्यान रखिए कि भाई आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार उसको ध्यान से रीड करें, क्योंकि कई बार यहां पे अगर मिनिमम ना लिख के, अगर ये मिनिमम ना लिख के वो अपर रेफरेंस लिमिट पूछ ले, अपर रेफरेंस लिमिट अगर पूछ ली तो अपर रेफरेंस लिमिट में आप फिर क्या आंसर करेंगे? अपर रेफरेंस लिमिट तो जाती है 3000 सेंटीमीटर क्यूब पर फिट, और यहां पे 300 है। तो हमसे पूछी क्या गई थी? हमसे पूछी गई थी यहां पे मिनिमम वैल्यू, हमसे यहां पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। तो हमारा आंसर बनता है यहां पे 300 सेंटीमीटर पर फिट। अब इस वैल्यू को डिसाइड कैसे गया मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए इस वैल्यू को डिसाइड इससे ऐसे करा गया कि देखिए एक बार हम लोग जब इनहेलेशन करते हैं तो वी इनहेल ऑक्सीजन, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो व्हाट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो देयर, दैट इज रिमेनेंट ऑक्सीजन, बट वो अभी हमारा कंसेप्ट है नहीं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा क्राउडी एनवायरनमेंट है, इसको ऐसे समझिए कि देखिए एक कमरा है, कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम होती जा रही है, उसका अमाउंट शॉर्ट होता जा रहा है, पर एक्सहेल क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर PCO2 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो अगली साइकिल जो आएगी रेस्पिरेशन की, नेक्स्ट साइकिल जो आएगी रेस्पिरेशन की, उसके अंदर जब नेक्स्ट टाइम वो रेस्पायर करेंगे तो उन्हीं के अंदर जो रूम की गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, बट मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो जाएंगी लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर अगर वो जाएंगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर PO2 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और PCO2 इंक्रीज होने लग जाएगा। अब आप मुझे यहां पर बताइए अपने लॉजिक से सोच के कि जब भी हमारी बॉडी में PCO2 इंक्रीज होता है तो कौन सी कंडीशन अचीव होती है? 5 सेकंड्स फॉर द आंसर गाइस। आप खुद सोचिए, जब PCO2 इंक्रीज होगा रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन में तो उस सिचुएशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? 3, 2, 1, and the answer is this situation is known as respiratory acidosis. This situation is known as respiratory acidosis. नहीं मुकेश, नहीं, bradycardia is not that situation. Bradycardia is not that situation. Bradycardia का मतलब होता है decreased heart rate. Yes, Ratan, the right answer is respiratory acidosis. Okay, so ये वैल्यू 300 सेंटीमीटर पर फिट डिसाइड करी गई और मिनिमम वैल्यू इसको रखा गया
300 सेंटीमीटर से 3000 सेंटीमीटर तक। इज इट क्लियर गाइस टिल हियर? एनी डाउट? ओके, यहीं पे मैं साथ के साथ एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं कि इस सिचुएशन को जब CO2 का लेवल बढ़ा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही क्यों बोला गया? भाई सवाल तो ये होता है ना कि सर एसिड प्रोडक्शन कैसे हुआ, एसिड कहां से आया, या एसिड के लिए तो H+ आयन की बात करते हैं ना सर हम लोग, पर आप तो CO2 में बता रहे हो एसिडोसिस। तो भाई CO2 में मैं एसिडोसिस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज इटसेल्फ एन एसिडिक गैस, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एलिवेटेड होगा तो हमारे बॉडी में H+ आयन का लेवल भी एलिवेट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का कम हो जाएगा। यस खुशबू, इट इज राइट आंसर दैट CO2 इज एसिडिक इन नेचर। और फिर एक और बार एंड आएगा। Okay. Now moving on to the next question, guys. If till here any doubt is there, आप मुझे बताइए and I'll solve it on the spot. Okay. जी डॉक्टर वृंदा, H+ आयन की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारे ब्लड में H+ आयन अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि CO2 जो है वो HCO3- को बाइंड कर लेगी। चलिए इस कंसेप्ट को यहीं पे एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए H+, अगर मैं H+ की बात कर रहा हूं तो H+ इज प्रोटॉन एंड इंडिकेट्स द एसिडिक नेचर, और जब मैं बेसिक नेचर की बात करता हूं तो HCO3- आता है, दिस इंडिकेट्स द एल्केलाइन नेचर। अब आगे जब आप लोग मेडिसिन के लेक्चर्स लेंगे और इंटरनल मेडिसिन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि आप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कैसे करते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट टास्क गाइस, वो हम लोगों का टास्क है नहीं। अभी वी हैव टू फोकस ऑन PSN, तो वी शुड स्टिक टू दैट ओनली। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड इन विच ईयर? तो आप खुद मुझे देख के बताइए कि स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड इन विच ईयर? सो आंसर हम सबके सामने लिखा हुआ है, दैट इज अ कंप्लीट रट्टाफिकेशन थिंग गाइस। ये तो डेटा है, इसमें मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं कर सकता, बट आपको कुछ हिस्ट्री बता सकता हूं। द कंप्लीट एक रट्टाफिकेशन डेटा है, ईयर 1980। अब इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा? आप सोचेंगे सर आप एक्सप्लेन क्या करोगे इसमें, ये तो डेटा ये रटने वाला। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है याद रखने के लिए वो ये है कि जो लास्ट हमारे पास डेटा देखा गया था दैट इज 17 में 1975 इन दी बिहार, और वो भी कहां से आया था? दैट केम फ्रॉम बांग्लादेश, दैट इज नॉट ऑफ इंडियन सिटीजन, वो बांग्लादेश से आया था। देयर वाज एन इन्फेक्टेड चैप इन दी बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से जब आया तो वो अपने साथ साथ स्मॉल पॉक्स लेकर आया था। On 5th July 1975, India was proclaimed to be no longer a small endemic country. इस डेटा को और इन दो डेटास को आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? और ये अथॉरिटी किसने दी थी? तो ये अथॉरिटी और ये राइट दिया था इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स और वायरल डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए एक मूवमेंट चल रहा था, और वो WHO असेस करा था, और WHO ने इस बॉडी का फॉर्मुलेशन करा था, और इस बॉडी ने राइट दिया था कि भाई हमारे को अथॉरिटी दी थी और हमारे को डिक्लेयर करा था कि यस नाउ द इंडिया इज स्मॉल पॉक्स फ्री। और अभी अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि वायबल स्मॉल पॉक्स कहां पे अवेलेबल है, तो आपका आंसर कोई कंट्री नहीं होगी, बट आपका आंसर होगा लेबोरेटरीज के अंदर। अब यहाँ पे उठेगा सर हम लोगों ने लेबोरेटरीज में स्मॉल पॉक्स को संभाल के क्यों रखा है? तो भाई देखो, हम लोगों ने लेबोरेटरीज में स्मॉल पॉक्स को संभाल के इसलिए रखा है क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई म्यूटेंट फॉर्म आता है तो उस म्यूटेंट फॉर्म के लिए वैक्सीन डेवलप करना या फिर उसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करना, आगे जाके भी अभी भी जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है उनको डेवलप करने के लिए हमें वायबल फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर? Moving on to the next question. Our next question is commonest cause of neonatal mortality in India. अब आप खुद सोच के बताइए commonest cause of neonatal mortality in India क्या होगा? Focus here guys, this is the question. Commonest cause of neonatal mortality in India. कोई बोलेगा सर इन्फेक्शंस, कोई बोलेगा प्रीमेच्योर बर्थ। तो देखिए कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टेलिटी इज लो बर्थ वेट। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। तो
द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टेलिटी इज लो बर्थ वेट। अब सवाल यह है कि लो बर्थ वेट क्यों भाई? तो लो बर्थ वेट इसलिए है क्योंकि देखिए इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आप एक बार क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंप्लीटली हार्डकोर पीएसएम का डाटा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बस एक ही चीज आती है यहाँ पर, जितना हमें पार्क और अदर रेफरेंस जो जर्नल्स हैं बताते हैं कि देखिए डायरियल डिजीज को कंट्रोल करा जा सकता है, अदर इधर वो प्लेसेंटल डायरिया हो, इधर वो एमनियोटिक डायरिया हो, या आफ्टर बर्थ जो हो वो ऑस्मोटिक डायरिया हो। कंजेनाइटल एनोमैलीज हैं, कंजेनाइटल एनोमैलीज, ठीक है, देयर आर कंजेनाइटल एनोमैलीज जो कि जैसे कि जॉइंडिस में क्रिगलर नाजर हो गया, क्रिगलर नाजर जॉइंडिस जो होता है उसकी वजह से हो गई, पेटस डक्टस आर्टेरियोसस हो गया, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफॉर्मिटीज हो गई, उनकी वजह से या तो तुरंत डेथ नहीं होती, और जिनमें तुरंत डेथ हो जाती है उनकी केस स्टडीज बहुत कम रेशियो में, बहुत कम परसेंटेज में, बट लो बर्थ वेट की प्रेवलेंस हमें ज्यादा मिलती है। लो बर्थ वेट जो चीज है उसकी प्रेवलेंस हमें सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी। तो हमें हमेशा क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रहा है कि वो पूछना क्या जा रहा है। जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो सबसे पहले अपना कॉमन सेंस लेकर बैठिए कि हाँ भाई आराम से रिलैक्स रहिए, देखिए सॉरी, आराम से रिलैक्स रहिए, एग्जाम में बैठिए, अपना कॉमन सेंस लेकर बैठिए कि भाई पहले आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और फिर आंसर पे जंप करिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो स्ट्रेटेजीज आती है मैं वो यहीं पे बता देता हूं। एक क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं आपको दो स्ट्रेटेजीज सिखा रहा हूं। एक तो होगी डायरेक्ट और एक होगी इरेडिकेटिव। इरेडिकेटिव और एलिमिनेटिंग। अब डायरेक्ट में जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन करा कि भाई इसमें हमारे पास कोई, इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या एलिमिनेट करेंगे? सीधा सीधा जवाब है मेरे पास, सीधा सीधा जवाब क्या है मेरे पास? सीधा सीधा जवाब है कि भाई 1980 के अंदर, ईयर 1980 के अंदर सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वायरस पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका था और हम लोगों को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया था स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री। सॉरी, 1975 में केस था, ये लर्निंग डाटा है। तो ये तो मेरी अप्रोच हो गई डायरेक्ट कि भाई सीधा जवाब आया, पता था तो कर दिया, नहीं पता था तो वो स्किप ही होगा जवाब। बट अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूंगा तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमें यहां पे कॉज को एलिमिनेट करना पड़ रहा है। भाई ऑल्दो आपको याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट यहां पर हम कॉज को एलिमिनेट कर रहे हैं, कहीं अपने लॉजिक्स भी खर्च कर रहे हैं कि यार कंजेनाइटल एनोमलीज तो कम होती हैं, डायरिया को कंट्रोल करा जा सकता है, बर्थ इंजरीज जो है उनको भी मैनेज करा जा सकता है। तो बचता क्या है? लो बर्थ वेट, और लो बर्थ वेट की वजह से होता क्या है? एक तो डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड डीजेनेसिस या फिर डिसजेनेसिस ऑफ ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होंगे बच्चे के तो वर्क कैसे करेंगे? बेटा वर्ल्ड वाइड डायरिया है तो हम लोग उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं। अगर हम लोग इंडियन सिनेरियोस की बात करें और हमें इंडियन सिनेरियोस पे ही वर्क करना है तो इंडियन सिनेरियोस पे बात करते हैं तो वो लो बर्थ वेट होता है। लो बर्थ वेट क्यों होता है इंडियन सिनेरियोस में? क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है और अभी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कई जगहों पर कम है। इसी वजह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम होने की वजह से बच्चे का लो बर्थ वेट आता है। इज इट क्लियर? अब दिस इज हार्डकोर पीएसएम का डाटा। हार्डकोर पीएसएम का डाटा क्यों है ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ बताने जैसा है नहीं, दिस इज कंप्लीटली रटाफिकेशन का डाटा। रटाफिकेशन का डाटा क्यों है भाई? व्हाई दिस इज कंप्लीटली रटाफिकेशन का डाटा? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन के हमें एज ग्रुप याद ही करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हमें एज ग्रुप 15 ईयर्स टू 65 तक इसको रटना ही पड़ेगा। मूविंग ऑन, अगला सवाल जो मेरे पास आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, और अब ये आप लोग मुझे सोच के बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। अगेन क्वेश्चन पे फोकस करिए कि वो पूछना क्या चाहता है, मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन। तो 5 सेकेंड्स टू गो, आप मुझे बताइए कि which of the following among them is the least common complication of measles? Exactly. The correct answer is subacute sclerosing panencephalitis. देखो यार, measles is an infective disease, तो डायरेक्टली हमारे cerebral या CNS सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा। नहीं बेटा, it is not B. Pneumonia is not the least common. It is among the complication. Otitis media is also present, but CNS जहां आ जाता है, CNS which means BBB, that is ब्लड ब्रेन बैरियर को अल्टीमेटली क्रॉस कर लिया गया है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ब्रीच हो चुका है, तो दैट इज अ वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सिचुएशन। उससे पहले हमारे पास डायरिया आ जाएगा, कोई बावल इफेक्ट हो जाएगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, निमोनिया आ जाएगा क्योंकि लंग्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई जो है, सिस्टेमिक सप्लाई जो है, लिम्फेटिक सप्लाई जो है, जो पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, वो इसको इजीली सप्लाई कर रहा है, इसको इजीली सप्लाई कर रहा है, इसको इजीली सप्लाई कर रहा है। यहाँ इन जगहों पर तो कोई भी बैरियर नहीं है ना, ऑटाइटिस मीडिया में भी वो इजीली पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, यहाँ पे कोई बैरियर तो है नहीं कि भाई एक बैरियर हो जो इन्फेक्शियस एजेंट को रोके, उसके बाद फिर वो इन्फेक्शियस एजेंट उसको इफेक्ट करे जब बैरियर डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। बट ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों? क्योंकि देखिए, जब मीजल्स आएगा तो फिर उसके लिए एंटीजेंस बनेंगे, एंटीबॉडीज आएंगी, एंटीबॉडीज इस ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करेंगी, फिर वो जो मीजल्स का इन्फेक्टिव एजेंट है वो एंटर करेगा ब्रेन के अंदर, और फिर वहां पर एंसेफेलाइटिस आएगा, स्क्लेरोसिंग एंसेफेलाइटिस। उसमें आपके देखिए पैथोलॉजी के अंदर आपको डिपॉजिटेड फाइबर्स और वो सब देखने को मिलेगा, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कॉप्टिक स्पॉट्स आते हैं, कॉप्टिक स्पॉट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वो होते हैं हमारे माउथ के अंदर। कॉप्टिक स्पॉट्स का कंसेप्ट ये है कि you'll see the reddish color blood vessels और distortions in the mouth। वो रेडिश कलर डिस्टॉर्शंस जो होंगे उनके बीच में आपको ब्लू पेलर देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? BBB बेटा इज ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ, हमारी माउथ की जिंजीवा पर आ गए, गम्स पर आ गए। So moving on to the next question. Residents of 3 villages with 3 different types of water supply were asked to participate in a study to identify। 3 villages हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, कहीं कभी भी ऐसा बड़ा सवाल देख के हमें घबराना नहीं है। जब भी कोई बड़ा सवाल आता है तो हमारे पास, चलिए वो स्ट्रेटेजी में बाद में बताता हूं, पर अभी पहले इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। 3 विलेजेस हैं, 3 डिफरेंट वाटर सप्लाई हैं, और उनको एक कोलेरा की स्टडी के लिए कंसिडर करा गया है। कोलेरा की स्टडी हम करते क्यों हैं? कोलेरा की स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं कि भाई कहीं भी एंडेमिक फैला हुआ है या नियर बाय एरिया में एंडेमिक फैला हुआ है, तो हम पता कर सके कि आसपास इसकी सीवियरिटी कहां तक जा सकती है, और यहां पर है तो यहां पर क्यों आ रहा है। देखिए, और या फिर इस पिछले टाइम में कोलेरा की वजह से डेथ हुई है, तो कोलेरा की वजह से डेथ भी हो चुकी है पास्ट में। तो 3 अलग अलग विलेजेस के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स, हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, तो वहां की हम लोग वाटर सप्लाई को चेक कर रहे हैं, वहां के विलेज में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब स्टडी करेंगे तो हमारे को यहाँ पे देखिए 3 की टर्म्स मिले, 3 विलेजेस, 3 डिफरेंट वाटर सप्लाईज हो गई। कोलेरा की वजह से पास्ट में डेथ हो चुकी है, कोलेरा को आइडेंटिफाई करने के लिए देख रहे हैं। अब यहां पर पूछा गया है द प्रपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स इन ईच विलेज वर कैरियर्स वाज कंप्यूटेड एंड कंपेयर्ड, एंड दिस स्टडी इज और यहां पे लिख सकता था इज नोन एज, किस स्टडी को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब बताइए क्या होगा? इस स्टडी को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्यों कहा गया? कि देखिए, हम लोगों ने 3 विलेज को अलग अलग सेक्शंस में बांटा, अलग अलग वाटर सप्लाई में बांटा। एक क्रॉस सेक्शन में हम क्या लेते हैं? एक स्पेसिफिक पार्ट ही लेते हैं,
कोहॉर्ट स्टडी नहीं बोलेंगे बेटा, कोहॉर्ट स्टडी हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, कॉन्करेंट स्टडी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कंबाइंड होती है। क्रॉस सेक्शन स्टडी जब हम लोग सेपरेट कर स्टडी करते हैं, जब हम लोग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जब आप लोग पैथोलॉजी देखते हो, पैथोलॉजी पढ़ते हो, पैथोलॉजी की स्लाइड्स को स्टडी करते हो, तो हम लोग क्रॉस सेक्शंस देखते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शंस में अलग अलग पार्ट्स को, ब्रेन के क्रॉस सेक्शन में अलग अलग पार्ट्स को स्लाइस करा जाता है ताकि हम ईच पार्ट को प्रॉपर्ली स्टडी कर पाए। तो वैसे यहाँ पे 3 अलग अलग विलेजेस थे, उनके अलग अलग वाटर सप्लाई बनाई, अलग अलग वाटर सप्लाई थी, तो उनको हम लोगों ने अलग अलग स्टडी करा। इज इट क्लियर गाइस टिल हियर? एनी डाउट, एनीथिंग which has to be asked, आप मुझसे पूछ सकते हैं। 10 seconds टाइम। 5 4 3 2 1। क्या बात है यार, किसी को भी डाउट नहीं है, शाबाश। देखिए ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आजकल के कैरिकुलम में इतना पूछा भी नहीं जाता, तो आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। So students, our next question is reservoir of Indian Kalazar is? Reservoir of Indian Kalazar is, so the answer is completely, ये कहना ये PSM का आंसर है सीधा सीधा मैन। अब ये नॉन जोनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब एनिमल से स्प्रेड नहीं होता है, एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कालाजार देखिए आजकल तो इरेडिकेट भी हो चुका है। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई रिजर्वायर ऑफ इंडियन कालाजार इज, देन इट इज अ मैन। कंप्लीट आंसर इज मैन, सीधा ऑप्शन ए इज मैन। और यूजुअली अगर आपसे स्टेट भी पूछा जाए तो इट इज वेस्ट बंगाल एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, all of the following features are suggestive of asbestosis. Asbestosis है क्या बेसिकली, आप बताइए। Who can answer what is asbestosis? बेटा लिशमीनिया डोनोवानी इज एन इन्फेक्टिव एजेंट। कालाजार में ये प्राइमरीली भी हो सकता है, सेकेंडरीली भी हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम हम लोग अगर पीएसएम की बात करते हैं तो वी हैव टू ओनली फोकस ऑन द रिजर्वायर्स, या फिर एपिडेमियोलॉजी, उसकी स्प्रेडिंग, उसका कल्चर, ये कल्चर और उसकी जो पैथोलॉजिकल साइड है, दैट इज कंप्लीटली हार्डकोर पैथोलॉजी का पार्ट which you don't have to involve even. Okay, so okay, asbestosis is a respiratory distress disease है, respiratory disease है, don't say respiratory disease. Okay, occupational है, बिल्कुल सही। Okay, तो asbestosis बेसिकली होता क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज जिसकी वजह से लंग्स का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। लंग्स का रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन कंबाइंड फॉर्म में आता है, और जब ये कंबाइंड फॉर्म में आता है तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप। तो ये सारे सही है। The disease progress even after the removal of contact, जब कोई इंसान या कोई भी वर्कर है फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बाद उसको कंप्लीट
डस्ट एक्सपोजर था, लगातार डस्ट एक्सपोजर, कॉटन एक्सपोजर, फाइबर्स एक्सपोजर, शुगर केन एक्सपोजर, तो चलो शुगर केन एक्सपोजर तो इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट इन सब का कॉटन का या फिर इनके पॉलन एक्सपोजर होता रहा, और उसके बाद बाय द टाइम ग्रेजुअली उसके लंग्स में डिपोजिशन होता गया। तो जब वो वहां से जॉब छोड़ भी देगा, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, डॉक्टर साहब मैं तो है ना, मेरे तो अब सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम आ रहा है, हॉस्पिटल में वो एडमिट भी हो जाएगा, तो क्या एडमिट होते उसकी जैसे उसने जॉब छोड़ी ठीक हो जाएगी? नहीं, प्रोग्रेस डिजीज तो प्रोग्रेस करेगी जब कॉन्टैक्ट का रिमूव, भाई उसने फैक्ट्री से तो जॉब छोड़ दी, बट जो पहले लंग्स में डिपोजिशन हो चुका है उसका क्या कर सकते हैं? प्लूरल मीजोथेलियोमा करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है प्लूरल मीजोथेलियोमा। प्लूरा जो होती है, देखिए ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स के चारों ओर एक कवरिंग लेयर होती है जिसको मैं बोलता हूं प्लूरा। प्लूरल स्पेस के अंदर अगर मीजोथेलियम सेल्स ओवर प्रोडक्टिव या म्यूटेट स्टेज में चले गए तो उसको प्लूरल मीजोथेलियमा कहते हैं, बिल्कुल करवा सकती है। स्प्यूटम जो है, स्प्यूटम जो आएगा उसमें एस्बेस्टोसिस की एंटीबॉडीज होंगी या एस्बेस्टोसिस की बॉडीज होंगी। तो सीधी बहुत इजी सी बात है, जब लंग की डिजीज है, लंग के अंदर फाइबर्स, कॉटन प्लाक वगैरह सब कुछ डिपॉजिट हैं, तो वो कॉटन प्लाक फाइबर्स जो हैं, जब पेशेंट कफ करेगा या उसके अंदर से जो भी स्प्यूटम या लिक्विड प्रोडक्शन आएगा उसके अंदर हमें कॉटन प्लाक फाइबर्स मिलेंगे, जिसके बेसिस पे तो हम डिक्लेयर कर पाएंगे ना दिस इज नोन केस ऑफ एस्बेस्टोसिस। बट एस्बेस्टोसिस में अब यहां पर द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि भाई एस्बेस्टोसिस के केस के अंदर विद इन 5 years ऑफ एक्सपोजर डिजीज नहीं आ जाती है, विद इन 5 years ऑफ एक्सपोजर डिजीज नहीं आ जाती है, डिजीज टेक 5 to 10 years का कोर्स। तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एस्बेस्टोसिस के केस में विद इन 5 years ऑफ एक्सपोजर, विद इन 5 years ऑफ एक्सपोजर डिजीज नहीं आ जाती है। अब देखो ये हार्डकोर डेटा नहीं है, मैं इसको आई कांट से दैट दिस इज हार्डकोर डेटा। अब आप बोल रहे हो कि सर ये हार्डकोर डेटा क्यों नहीं है? भाई किसी पेशेंट, सबकी बॉडी अलग अलग है, किसी में 3 साल में भी आ गई, किसी में हो सकता है कि 6 साल में आई, तो ये हार्डकोर डेटा नहीं। बट प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन की स्टडीज में देखा गया है 5 years से लेकर 10 years तक का ड्यूरेशन है। कि किसी वर्कर ने आज कंपनी ज्वाइन करी, कंटिन्यूअसली एक्सपोजर रहा, फाइबर्स का डिपोजिशन रहा, तो सिम्टम डेवलप होने में 5 साल से 10 साल का ड्यूरेशन है, 5 to 10 years का ड्यूरेशन है। तो लोअर लिमिट 5 years, अपर लिमिट 10 years। इज इट क्लियर टिल हियर? एनी डाउट? ओके, moving on to our next question. Brucellosis can be transmitted by all of the following except देखिए ब्रूसेलोसिस जो इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है, इन्फेक्टेड प्लेसेंटा, इन्फेक्टेड फीटस इजीली हो सकता है। किसी जानवर को पहले डिजीज थी, उसके इन्फेक्ट जब हम डिलीवरी करा रहे थे या कोई वेटनरी डॉक्टर थे वो डिलीवरी करा रहे थे और प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं हुआ, तो जब हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ या प्रॉपर स्टेराइल कंडीशन मेंटेन नहीं हुई, तो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन ना होने की वजह से डॉक्टर ने इन्फेक्टेड प्लेसेंटा, इन्फेक्टेड फीटस को टच करा और फिर उसी से अपनी बॉडी को टच कर लिया, तो उसके बाद ब्रूसेलोसिस इजीली इन्फेक्टेड प्लेसेंटा और मैं यहां पे लिख देता हूं इन्फेक्टेड फीटस से इजीली आ सकता है। इंजेक्शन ऑफ रॉ वेजिटेबल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड फार्म, इंजेक्शन ऑफ रॉ वेजिटेबल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड फार्म, हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए इन इंडियन सेटअप के अंदर होता क्या है कि भाई ये तो मेरा खेत है, खेत के पास में मैंने तबेला भी बना रखा है, तबेले के पास में मैंने बकरियां भी पाल रखी है, उधर मेरा पीछे पोल्ट्री फार्म हाउस भी है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी डिजीजेस होती है और वो डिजीजेस में जो इन्फेक्टिव एजेंट है, भले ही वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, वो वहां से ट्रांसमिट होकर फील्ड्स में भी आते हैं। बट नेचुरल सी बात है, जब वो वहां से फील्ड में आते हैं तो वो वहां से फील्ड में जब आते हैं तो वो वहां पे जो ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह जो भी हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और इम्प्रॉपरली वॉश्ड वेजिटेबल्स या फिर इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स खाने से डायरेक्टली हमें ये सब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ सकते हैं। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल दूं मैं आपको, तो इट इज
क्रूड्सफील्ड जेकब डिजीज, ये एक एक्स्ट्रा एज इंफॉर्मेशन है गाइस, इट इज कंप्लीटली एक्स्ट्रा एज इंफॉर्मेशन। अगर सोचा आपको यहाँ पे बता देना चाहिए एग्जाम में आ जाए, तो क्रूड्सफील्ड जेकब डिजीज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस सिचुएशन। क्रूड्सफील्ड जेकब डिजीज में होता है मैड काउ डिजीज है या फिर मैड कैटल डिजीज है। अब हम लोगों ने, नॉट अस, किसी भी एक पेशेंट ने इन्फेक्टेड मीट कंज्यूम कर लिया, या फिर इन्फेक्टेड मीट की वजह से या इन्फेक्टेड काउ की वजह से आसपास जो कैबेज के अंदर पत्ता गोभी जो होती है, बंद गोभी जो होती है, बंद गोभी के अंदर वो एजेंट आ गया, उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं करा, और वॉश करने के बाद भी अगर वो इन्फेक्टेड थी, तो जब वो प्रॉपर्ली इन्फेक्टेड थी और उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर गया। अब वो उसके लिए सेंटर है डेवलपमेंट का, वहां पे वो डेवलपमेंट करके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करवा देगा। टिल हियर एनी डाउट्स, एनीथिंग व्हिच हैज टू बी आस्क्ड, आप अभी पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेप्रोमिन इज नॉट ट्रू। अब आप मुझे खुद एक बार बताइए सोच के कि लेप्रोमिन के यूजेस क्या होते हैं। लेप्रोमिन ड्रग के बारे में हम सब ने फार्मा में पढ़ा ही है, तो आप मुझे बताइए लेप्रोमिन के यूजेस क्या होते हैं। अगेन गाइस, ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, ऑल्दो इट इज अ वेरी हिट एंड ट्रायल थिंग जो मैं बोलना जा रहा हूं, बट इसको भी एक याद करिए कि देखिए वर्ड देखिए क्या है, लेप्रोमिन, इसको बांट दीजिए लेप्रो, समवॉट रिलेटेड टू द लेप्रोस्कोपी। अब ये लेप्रोस्कोपी का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो नहीं है। लेप्रोमिन हम लोग यूज क्यों करते हैं, टू चेक द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सीधा सीधा मेरे पास जवाब निकल के आता है कि इट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कहीं से भी नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट इज टू इवेल्युएट द इम्यून स्टेटस ऑफ अ लेप्रोस्कोपी पेशेंट। हम जब किसी भी लेप्रोसी के पेशेंट का जब हम लोग इम्यून स्टेटस इवेल्युएट करते हैं, तो उसके अंदर वी गिव द लेप्रोमिन, और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्या चल रहा है। लेप्रोसी को टाइप बताने के लिए हम लोग लेप्रोमिन यूज करते हैं। और प्रोग्नोसिस, डिजीज का प्रोग्नोसिस क्या होता है, देखिए प्रोग्नोसिस का मतलब कि आगे जाके इस डिजीज का आउटकम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल रेबीज है, रेबीज के अंदर हाइड्रोफोबिया आता है। हाइड्रोफोबिया क्यों आता है, लेरिंजोस्पाज्म की वजह से आता है, और रेबीज में डेथ भी हो जाती है। तो आगे जाके इस डिजीज का क्या है, प्रोग्नोसिस खराब है, आगे जाके डेथ है, तो वी हैव द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। बट ऐसे कोई डिजीज है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं, नेजल इन्फेक्शन हो गए या फिर राइनाइटिस वगैरह हो गए, तो अभी मैं इसका एंटीबायोटिक मैनेजमेंट करूंगा, आगे जाके इसका आउटकम अच्छा है कि हाँ ये पूरी तरह से क्योर हो जाएगी अगर पेशेंट हमारा प्रॉपर्ली एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करता है, तो देन इट विल बी कि हाँ भाई प्रोग्नोसिस इज गुड। तो ये प्रोग्नोसिस के लिए यूज करी जाती है, क्लास टाइप बताने के लिए किस टाइप की लेप्रोसी है, और इम्यून स्टेटस क्या है पेशेंट का। ओके, लेप्रोमिन कभी भी डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करी जाती, इट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एट ऑल। Moving on to the next question, guys. बेटा बुक में जो भी हो, देयर आर समटाइम्स एरर्स, और पता नहीं हम लोगों ने कहां से रेफरेंस लिए, बट फॉर अस द रेफरेंस बुक इज के पार्क। के पार्क हमारी रेफरेंस बुक है, और स्टडीज भी जो है, जर्नल्स भी जो है वो यही कहते हैं। चलिए ठीक है, एक बार इसको प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन के कंसेप्ट से हटा भी दीजिए। तो लेप्रोमिन का आप लोग अगर फार्मा में पढ़ेंगे, या फिर लेप्रोमिन के बारे में आप मेडिसिन में पढ़ेंगे, हैरिसन में पढ़ेंगे, तो हैरिसन में क्लियरली लिखा हुआ है कि लेप्रोमिन इज नेवर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट इज नेवर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी। उसके लिए तो हम एंटीबॉडी प्रोफाइल कर लेते हैं,
बट लेप्रोमिन हम क्यों यूज करते हैं? लेप्रोमिन हम चेक करते हैं कि भाई ठीक है लेप्रोसी आ गई, तो लेप्रोसी में इम्यून स्टेटस क्या है पेशेंट का, किस टाइप की लेप्रोसी आई है, वो सेंट्रल है या पेरिफेरल है, और उसके बाद भी आगे जाके प्रोग्नोसिस क्या होने वाला है कि ये डेवलपमेंट कैसा हुआ, सेंट्रल है तो वर्स्ट सिनेरियो में जाएगी, नहीं है तो किस सिनेरियो में, पेरिफेरल है तो कहां तक रहेगी। इज इट क्लियर? आप देखिए किसी बुक में कोई आंसर दिया हुआ है तो आई कांट टेल अबाउट दैट बुक, बट जो जर्नल्स और हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज राइट, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। एग्जाम में वो ये तो नहीं आपसे बोलेगा कि भाई यू आई एम प्रेफरिंग दिस बुक और आई एम प्रेफरिंग दिस बुक, तो मैं कौन सी यूज करूं। सो हियर द कंसेप्ट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजफुलनेस, again the concept is focus on the question। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपने 50% क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर दिया। ऑलवेज रिमेंबर, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने 50% क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर दिया है। दो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इरेडिकेटिव या एलिमिनेटिव। डायरेक्ट में आपका भाई हार्डकोर पीएसएम का डाटा या हार्डकोर डेटा है कि यार ये तो मेरे को रटा होना चाहिए तभी जवाब आएगा। अब अगर वो डाटा आपके पास है तो आप आंसर कर दीजिए, नहीं तो फिर उसमें आप छोड़िए कि भाई नेगेटिव मार्किंग आएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर तो आप उसको टिक कर दीजिए कि हाँ भाई। बट एलिमिनेशन पॉइंट का मतलब क्या आता है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये। अब जैसे इसका देखते हैं, यूजफुलनेस ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए टेस्ट, बट रिलायबिलिटी मेजर क्राइटेरिया थोड़ी है। एक टेस्ट है जो 2 डिजीज के लिए रिलायबल है, बट उसको हम लोग दोनों डिजीज में करेंगे तो एक डिजीज तो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगी, एक डिजीज ट्रू पॉजिटिव हो जाएगी। प्रिडिक्टिव वैल्यूज कभी भी डेटा बन के नहीं रहती। प्रिडिक्टिव वैल्यूज तो हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू देती है कि हाँ यार ये इतनी वैल्यू है टेस्ट की, उतनी वैल्यू के अंदर अंदर अगर फॉल कर गया तो डिजीज आ गई, तो ये भी एक क्या कहते हैं क्राइटेरिया नहीं आता। स्पेसिफिसिटी, टेस्ट की स्पेसिफिसिटी एक ही डिजीज के लिए हो, ठीक है, बट उस टेस्ट की सेंसिटिविटी क्या है कि वो टेस्ट कितना सेंसिटिव है, कितना एक्यूरेट है, वो एक्यूरेसी हमें डिफाइन करती है कि भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टेस्ट और व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते क्यों है? ताकि हमें ये पता चले कि डिजीज इज देयर और इज अबाउट टू कम और नॉट। इज इट क्लियर? स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सेंसिटिविटी, और कंफर्मेशन टेस्ट के लिए है स्पेसिफिसिटी। कंफर्मेशन टेस्ट मतलब कि भाई हमें डाउट हो रहा है कि भाई ये पेशेंट कोविड-19 का है, तो हम लोग उसका आरटी-पीसीआर करवाएंगे, वो होगा कंफर्मेटरी टेस्ट। तो उस वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मतलब ये एक टेस्ट है, इसी के लिए स्पेसिफिक है। ऑल्दो आरटी-पीसीआर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये टेस्ट इसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। सेंसिटिविटी कि भाई स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग कि भाई इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर या इतने लोगों के अंदर जब हम स्क्रीन कर रहे हैं तो जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर? टिल हियर एनी डाउट्स टू बी आस्क्ड? ओके, कोई भी डाउट अभी तक? अगेन 10 सेकेंड टाइम गाइस। 5 4 3 2 1 एंड दैट्स ग्रेट कि कोई डाउट नहीं है भाई, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हियर, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स इटसेल्फ। वी आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन क्योंकि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब अगेन हार्डकोर डेटा आ गया कि भाई ये तो याद ही होना चाहिए, ये याद होगा तभी आंसर होगा, इसमें एलिमिनेशन वाला या लॉजिक लगाने का तो कोई पर्पस ही नहीं बनता है। ये तो मुझे याद है तो ये होगा, अदरवाइज तो ये नहीं होगा। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइस आर नॉट द वेक्टर ऑफ रिलैप्सिंग फीवर, क्यू फीवर, ट्रेंच फीवर और एपिडेमिक टाइफस। गेस द आंसर गाइस, आंसर क्या होगा इसका? यस, द आंसर इज क्यू फीवर। और क्यू फीवर क्यों है? देखो क्यू फीवर एक जूनोटिक डिजीज है, इट इज अ जूनोटिक डिजीज। कोई मुझे जूनोटिक डिजीज के बारे में बता सकता है कि व्हाट इज जूनोटिक डिजीज? जूनोटिक डिजीज क्या होती है? जो एक एनिमल से स्प्रेड हो, जैसे कि शीप, गोट, कैटल,
या अदर डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, मैंने बताया था क्रूट्सफील्ड जेकब डिजीज के बारे में भी, वो अभी जस्ट पहले ही बताया, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीज। ठीक है, यूजुअली क्यू फीवर हमें देखने को कहां पे मिलता है? इन द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैटल फार्मिंग बहुत कॉमन है। बिल्कुल सही, एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड इज नोन एज जूनोटिक स्प्रेड। अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे कैटल फार्मिंग इज वन ऑफ द कॉमन थिंग। दिल्ली तो फिर भी देखिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। एंड फॉर द क्यू फीवर द कॉजेटिव एजेंट इज कॉक्सिएला बर्नेटी। कॉक्सिएला बर्नेटी जो है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, सो इट इज जूनोटिक, इट इज नॉट स्प्रेडेड फ्रॉम लाइस। लाइस होती तो भाई वो आर्थ्रोपोड हो गया ना। लाइस क्या होती है? हम लोगों ने 11th-12th में जब एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो लाइस इज क्लासिफाइड इनटू आर्थ्रोपोड्स। लाइस जो है, लाइस को मैं क्लासिफाई करता हूं आर्थ्रोपोड में। रिकेट्सियल जो है दैट इज आर्थ्रोपोडिक, बट लाइस को मैं क्लासिफाई करता हूं आर्थ्रोपोड्स में, और आर्थ्रोपोड्स में जब बात करता हूं तो फिर एनालाइस आ जाता है। बट ये तो जूनोटिक हो गया क्यू फीवर, तो क्यू फीवर जो है वो तो एनिमल से स्प्रेड हो रहा है, तो देन इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल कि क्यू फीवर इज द जूनोटिक, और ये आपका आंसर होता है। इज इट क्लियर टिल हियर? एनी डाउट गाइस, यू कैन कमेंट इन, मैं बार बार बोल रहा हूं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी क्लियरिंग द डाउट्स। बेटा प्लेग और रेबीज, देखिए प्लेग और रेबीज भी मैं जूनोटिक बोल सकता हूँ क्योंकि वो वर्टिब्रेट ग्रुप से आते हैं। रेबीज तो मैं बोल सकता हूँ जूनोटिक केस में, प्लेग का वर्टिब्रेटा के केस में ही है, रैट्स में। बट अभी तक स्टडीज मुझे कहते हैं कि पार्शियली जूनोटिक और पार्शियली आर्थ्रोपोडिक भी उसको माना जाता है। ठीक है, बट अभी प्लेग और रेबीज को भी आपको, प्लेग और रेबीज को भी आपको हिंदी, सॉरी, उसको आपको जूनोटिक ही मान के चलना है। Okay. Our next question is, for the field diagnosis of trachoma, WHO recommends that follicular and intense trachoma inflammation should be assessed in। देखिए अब सवाल क्या कह रहा है कि ट्रैकोमा को डायग्नोस करना है, ट्रैकोमा को डायग्नोस करना है, ट्रैकोमा को डायग्नोस करना है। ठीक है बेटा, अब हिंदी में चलते हैं। देखिए मैं आई विल बी गोइंग इन हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइन, मैं हिंदी और इंग्लिश कंबाइन में चलता हूं, बट ठीक है, आई विल बी मोर बेंड टुवर्ड्स द हिंदी, मैं हिंदी की तरफ थोड़ा ज्यादा चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमा करना है, सवाल मुझसे यह पूछ रहा है कि अगर आपको ट्रैकोमा को डायग्नोस करना है तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार या डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ट्रैकोमा के फॉलिक्यूल्स या फिर फॉलिकल्स जो होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स, या फिर डेवलप बैक्टीरिया जो है जो इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं, डेवलप एजेंट जो है, वो आपको किसके अंदर सबसे ज्यादा एसेस करने चाहिए, तो या किसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होता है चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ट्रैकोमेटस इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है। यस गाइस, यू आर राइट चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ट्रैकोमेटस इन्फेक्शन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और अमंग चिल्ड्रंस देखिए ये क्या है कि ट्रैकोमेटस इन्फेक्शन जो है अगर वो हमारी नर्व या चाइजम्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, और ये होती है बाइलेटरल ब्लाइंडनेस। बाइलेटरल ब्लाइंडनेस, बाइलेटरल ब्लाइंडनेस का मतलब कौन बताएगा मुझे? बाइलेटरल ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि दोनों तरफ ब्लाइंडनेस आ जाना। इज इट क्लियर? कुछ भी ऐसा है जो अभी तक डाउट में है तो आप बता सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मुझसे क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements are true regarding the leptospirosis? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में सही है? आपके आपके ऑप्शंस हैं, इज इट अ जूनोसिस, इट इज मैन टू डेड एंड ऑफ होस्ट, मैन इज एन एक्सीडेंटल होस्ट, या फिर लाइस एक्ट एज एन रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन। तो इसका जवाब क्या होगा?
बेटा ठीक है, यहाँ पे आपने सवाल पूछा है ट्रैकोमा वाई अफेक्टेड ओनली इन चिल्ड्रन। तो देखिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो होता है, बच्चों का एज ग्रुप जो होता है, उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो डेवलपिंग होता है, और जब डेवलपिंग इम्यून सिस्टम के अंदर बच्चा होता है या इनिशियल फेज ऑफ इम्यून सिस्टम में होता है, इम्यूनाइजेशन पूरे नहीं हुए होते हैं, तो उस वजह से बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती हैं, मेमोरी सेल्स, बी सेल्स, वो पूरा एक इम्यूनोलॉजी का एक लेक्चर है, बट अभी आपको शॉर्ट एंड समराइज में बताता हूँ। मेमोरी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, थाइमस, मैरो, लिम्फ नोड्स, ये सब अभी डेवलपिंग स्टेज में है। तो ट्रैकोमा इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार अभी तो डेवलपिंग स्टेट में है, जब डेवलपिंग स्टेट में है तो मैं इजीली इन्फेक्ट कर सकता हूँ, और जब मैं इजीली इन्फेक्ट कर सकता हूँ तो वो कौन, और डेवलपिंग स्टेट में कौन है, बच्चा ही तो है डेवलपिंग स्टेट में। तो ट्रैकोमा जो इन्फेक्शन है वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है बच्चों में, और बच्चों में ये भी याद रखना ये क्या कॉज करता है, तो वो अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। यूजुअली ट्रैकोमा इन्फेक्शन जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में देखने को ज्यादा मिलता है हमें। गुड इवनिंग। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, which of the following statements are true regarding the leptospirosis? लेप्टोस्पाइरोसिस जो है, क्या वो जूनोटिक इन्फेक्शन है? नहीं, वो जूनोटिक इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है। मैन इज द डेड एंड ऑफ द होस्ट? बिल्कुल भी नहीं, मैन कभी डेड एंड नहीं होता होस्ट का। मैन एक्सीडेंटल होस्ट है? बिल्कुल भी एक्सीडेंटल होस्ट नहीं है। बट लाइस जो है, जिसके बारे में हम अभी जस्ट पहले पढ़कर आए, लाइस एक्ट एज एन रिजर्वायर ऑफ एन इन्फेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, लाइस इज एन आर्थ्रोपोड, और लाइस जो है, लाइस इज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। लाइस इज द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। लेप्टोस्पायरा जो है, लेप्टोस्पायरा, जब कोई भी जो लाइस है, कोई लाइस होती क्या है, देखिए जो अब जानवर है उनके ऊपर टिक्स आ जाते हैं। जी हाँ बेटा, एक्सेप्ट ही पूछा है, आप दोबारा एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द लेप्टोस्पायरोसिस? तो यहां पे हमारे से पूछा गया कि लेप्टोस्पायरोसिस में कौन कौन से जो है वो स्टेटमेंट सही हैं, तो वो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, बट ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि लाइस इज नॉट अ रिजर्वायर, बट यहां पे लिखा हुआ है लाइस एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। तो देखिए, अब लाइस क्या होती है, देखिए लाइस क्या होती है, लाइस देखिए टिक्स हो गई, एनिमल्स के स्किन के ऊपर पाई जाती हैं, तो ये सब रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन है, बट ये जानवरों से तो नहीं आ रहा। तो और ये जो लेप्टोस्पायरोसिस है, ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है। लेप्टोस्पायरोसिस जब एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, तो इस जूनोटिक इन्फेक्शन होने के नाते, जूनोटिक इन्फेक्शन होने के नाते ट्रांसमिट होगा एनिमल्स से, और जब ये एनिमल्स से ट्रांसफर होगा तो या तो ये एनिमल यूरिन से ट्रांसमिट होगा, इनफैक्ट एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक फार्मर्स को ज्यादा होगा, क्योंकि वही लाइफ स्टॉक में डील करते हैं। शुगर केन फील्ड्स में देखने को मिलेगा। शुगर केन फील्ड्स में क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि दैट इज अ शुगर रिच एरिया, इजीली ग्रोइंग एरिया है। अंडरग्राउंड सीवर्स में देखने को मिलेगा, एरोबिक उसके वजह से। एप्टॉय वर्कर्स में देखने को मिलेगा, मीट इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, एनिमल हैंडलर्स या एनिमल हस्बेंड्री में या वेटनरी डॉक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज अबाउट द लेप्टोस्पायरोसिस। Again, our next question is, under the national program of blindness, program of control of blindness in India, medical colleges are classified as eye care centers of। अब यहां पूछा गया कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, मेडिकल कॉलेज को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है? तो मेडिकल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेज को किस कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है? तो यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करके आते हैं कि वो प्राइमरी लेवल आंसर कर आते हैं, बट मेडिकल कॉलेजेस आर नॉट ऑफ प्राइमरी लेवल, दे आर ऑफ टर्शरी लेवल।
अगेन ये हार्डकोर पैथो पीएसएम का डाटा है, आपको इसका रेफरेंस के पार्क में पढ़ने को इजीली मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट सवाल है अगेन हार्डकोर पैथोलॉजी का ही डाटा है। टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एज विजुअल एक्यूसिटी लेस देन 3/60। अगले ने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया, सवाल के अंदर ही एक तरह से हमें जवाब भी दे दिया कि 3/60 है, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं विजुअल एक्यूसिटी के एसवीटी या फिर ब्लाइंडनेस की तरफ जाता हुआ पेशेंट की तरफ। तो द नंबर ऑफ ब्लाइंड पेशेंट्स पर 10,000 पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी। हार्डकोर पैथोलॉजी का डाटा है, आपको इसको रट के ही जाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? आप मुझे खुद सोच के बताइए। 5 सेकेंड गाइस। The answer for this is 7%. 7% या 700। अब ये 700 कैसे लिया गया? अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर वो पर 1000 दे देता, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में अगर वो आपको चेंज करके डेटा चेंज करके अभी उसने 10,000 पूछा है आपसे, तो 10,000 का 7% कितना होता है? 10,000 का 7% आता है 700। ओके, बट अगर वो क्वेश्चन में, एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन में खेलेगा। यहाँ पे 10,000 है, उसने 1000 कर दिया, तो 1000 कर दिया तो आंसर क्या होगा? 1000 कर दिया तो आंसर चेंज होके क्या हो जाएगा? सिंपल मैथमेटिक्स है गाइस, इट विल बी 70। तो अगेन हार्डकोर पैथोलॉजी का डाटा है, आपको जो याद रखना है दैट इज नॉट द नंबर बट द परसेंटेज व्हिच शुड बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट सवाल, इफ द प्रेवलेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, इट इंप्लाइज एज व्हाट? मतलब डिजीज इतनी ज्यादा नहीं होती है, डिजीज बहुत कम होती है, बट होती तो है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत कम हो रही है डिजीज के चांसेस बहुत कम है, बट ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए देखिए जो जिस डिजीज का प्रेवलेंस कम है और जिसके इंसिडेंट्स हैं, तो यूजुअली जो ऐसी डिजीजेस जो होती हैं वो हमें, जब हम लोग एक ग्रुप स्टडी करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, तो वो नॉन फेटल डिजीज में तो नहीं आती, ठीक है, या नॉन फेटल डिजीज तो वो नहीं कहलाती। कैलकुलेशन ऑफ प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस इज रॉन्ग, तो ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट ही हो गया ये आंसर। नथिंग कैन बी सेड दे आर इंडिपेंडेंट, ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बनता है ईदर द डिजीज इज वेरी फेटल और इजीली क्योरेबल। कि देखिए प्रेवलेंस डिजीज का बहुत कम होता है, प्रेवलेंस का मतलब है कि भाई होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, बट होती है, तो या तो अगर वो हो रही है तो वो जानलेवा है या फिर वो इजीली ठीक हो जाती है, इसलिए उसका प्रेवलेंस कम है। Exactly, that is the right answer, Mega God. That disease is very fatal or easily curable. Moving on to our next question. Our next question is,
द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। अब आप खुद सोच के बताइए, बोथ आर द रेट्स, गलत। प्रेवलेंस इज रेट बट इंसिडेंस इज नॉट, बिल्कुल भी नहीं, इंसिडेंस रेट है, इंसिडेंस का मतलब होने के चांसेस रेट है, तो ये भी गलत हो गया। इंसिडेंस इज रेट बट प्रेवलेंस इज नॉट, ये सही है। इंसिडेंस इज रेट कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन में हमें पाई जाती है डिजीज। बोथ आर नॉट रेट्स, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए इंसिडेंस तो रेट होता है ना। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज एज सी, कि भाई इंसिडेंस इज रेट एंड प्रेवलेंस इज नॉट रेट। प्रेवलेंस कई कई केसेस में रेट होती है, बट प्रेवलेंस को रेट क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो एक रेशियो के फॉर्म में होती है, x बाय x के फॉर्म में उसको लिया जाता है, तब जाके वो रेट बनती है। तो ये एक हार्डकोर पीएसएम का डाटा है कि इंसिडेंस तो मतलब कि कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन में वो पाई जा रही है, 100 जनों में से कितने जनों में पाई जा रही है। और प्रेवलेंस मतलब उसके होने के चांसेस क्या है। प्रेवलेंस है रेशियो, और इंसिडेंस है, अब एक आप पॉपुलेशन लीजिए 100 जनों की, 100 जनों में से कितनों में वो पाई जा रही है, तो दैट इज इंसिडेंस। तो वो तो एक रेशियो है कि 100 में से इतनों में पाई गई। बट प्रेवलेंस कि होने के चांसेस क्या हैं, वो होती है। तो होने के चांसेस अगर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई श्योरिटी तो है नहीं। तो इसी वजह से प्रेवलेंस को पार्शियली रेट कंसीडर करा जाता है, कंप्लीटली या एब्सोल्यूट रेट या रेफरल रेट कंसीडर नहीं करा जाता है। इज इट क्लियर गाइस? यहां तक कुछ भी ऐसा जो अभी तक आपको डाउट में हो? ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question to be considered is the rate adjusted to allow for the age distribution of population. हम किसी भी एक पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम लोग उस एज को या फिर उस रेट को कैलकुलेट करते हैं मॉर्टेलिटी रेट के बेसिस पे, कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर, भले ही वो नियोनेटल एज ग्रुप हो, एडल्ट हो, प्री एडोलेसेंट हो, या फिर है ना सेनेसिंग एज हो, जैसे कि ओल्ड एज हो गई, तो उसके अंदर हम लोग जब मॉर्टेलिटी के कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हमें उस एज स्टैंडर्डाइज रेशियो हमें पता चलता है। जैसे कि अगर मैं फीटल की बात करूं, तो फीटल के अंदर हमें फीटल डेथ्स देखने को मिलती हैं, एडोलसेंट डेथ्स की बात हो गई, या सिनेसिंग एज की बात हो गई, सिनेसिंग एज में डेथ्स की बात हो गई। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the mechanism by which cholera might be maintained during intervals between the peak cholera season is। देखिए, अब सवाल क्या पूछ रहा है कि एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर कॉलेरा फैला हुआ है, तो कॉलेरा खुद की इन्फेक्टिव रेट को बरकरार कैसे रखेगा, अपने इन्फेक्शन को मेंटेन कैसे रखेगा? कैरियर स्टेटस इन एनिमल्स? नहीं। देखिए, हो सकता है कि एनिमल्स को सारा, जब हम लोग कॉलेरा के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो हम लोग कैटल्स को सारों को है ना पॉपुलेशन से अलग कर दें। कैरियर स्टेटस इन मैन? बिल्कुल भी नहीं। जिनके अंदर कॉलेरा है तो इनकी ब्लाइंडनेस आ सकती है, डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है, बट उनको हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो कॉलेरा स्टेटस इन मैन भी नहीं होगा, एनवायरमेंटल रिजर्वायर भी नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन जो है, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन रिमेन्स, द आंसर इज डी, कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन क्यों? कि एक इन्फेक्ट हुआ तो उससे दूसरा हुआ, दूसरा हुआ तो उससे तीसरा, तो ऐसे कॉलेरा अपने आप को एक पॉपुलेशन के अंदर परसिस्ट रखता है कि आई विल सर्वाइव इन दिस पॉपुलेशन। कॉलेरा कहता है आई विल सर्वाइव इन दिस पॉपुलेशन, मैं इस पॉपुलेशन में बरकरार रहूंगा, कैसे? स्प्रेड हो के। तो पीक आती है, पहले कॉलेरा का जब ग्राफ बनता है तो एक पीक आती है, फिर एक लेटेंट फेज आता है, फिर पीक आती है। जब भी आप पीएसएम में कॉलेरा का ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पहले एक पीक मिलेगी, फिर हल्का सा लेटेंट फेज आएगा, फिर एक पीक मिलेगी, पूरी तरह से आपको कोई बेस लाइन पे नहीं आता हुआ दिखेगा, फिर ये पीक आ जाएगी, फिर ऐसे पीक आएगी। तो our टारगेट इज टू कंट्रोल दोज पीक्स। अगर आपसे एग्जाम में एक सवाल घुमा के पूछ ले कि व्हाट इज द टारगेट मैनेजमेंट इन द कॉलेरा, तो आपको करना है टू मेंटेन द, टू मैनेज द पीक्स।
यहां तक कोई डाउट? इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर और आप पूछना चाहते हैं तो आप बी आर फ्री टू आस्क. Thank you so much, guys. That was for the class today. All the best. You guys are doing great. Keep the pressure up. एग्जाम पास आ रहा है, बट वी हैव टाइम, वी विल स्टडी. अगर हम लोग ढंग से पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छा कर लेंगे. थैंक यू सो मच.